ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले होते हैं, है ना। उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो वो जो भी दिक्कत आती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, उसको सोल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझना जरूरी होता है। वो मैं बेसिक पॉइंट यहाँ पर समझाने वाला हूँ, है ना। मतलब कि बैटरी क्या होता है, करंट किस डायरेक्शन में किसी सर्किट में फ्लो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें जानना जरूरी होता है। करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है या लो से हाई फ्लो करता है ना। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तब जाकर के हम लोग सर्किट के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे देखेंगे, ये जो पहला पॉइंट मैंने बताया है, इसमें सेल या बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है ना। सेल या बैटरी क्या होता है, किसी भी सर्किट में अगर हम एक बैटरी जोड़ते हैं तो बैटरी का काम होता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। हमें पता है चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने की कोशिश करता है। मतलब ये कि चार्ज तब फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कहाँ से, वो बैटरी क्रिएट करता है। और इसीलिए बैटरी को सोर्स कहते हैं, क्योंकि वो सोर्स है इसलिए क्योंकि उसी की वजह से करंट फ्लो कर रहा है ना। तो कहा जाता है इट इज अ सोर्स विच प्रोवाइड्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। जैसे देखेंगे, छोटा सा सर्किट मैंने बनाया है, ये कोई रेजिस्टर है। रेजिस्टर मतलब बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है। तो इसके जो दो पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इनके बीच में जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हमने एक बैटरी जोड़ दिया है ना। ये बैटरी है ना। बैटरी एक्चुअली में ये पूरा है, ये पूरा बैटरी होता है। बैटरी के दो प्लेट्स होते हैं। प्लेट्स के अंदर ही एक्चुअली में प्लेट्स जो है दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स के दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनके बीच में आयंस मूव करते हैं, जो हम लोग सेल यूज करते हैं ना टर्च में, उसके अंदर आयंस मूव करते हैं। तो आयंस के मोशन में भी रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। वो एक्चुअली में बैटरी के अंदर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन जब सर्किट में दिखाते हैं तो ये दो प्लेट्स के बाहर दिखाया जाता है, क्योंकि प्लेट के अंदर दिखा नहीं सकते, है ना। क्योंकि प्लेट के अंदर तो गैप दिखाया जाता है हमेशा, तो प्लेट के बाहर दिखाया जाता है। तो बाहर दिखाने के बावजूद भी हमें समझना होता है कि बैटरी क्या है। बैटरी ये बॉक्स के अंदर है ना। ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, इसके अंदर ही ये दो प्लेट्स भी हो गए और ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो गया। बैटरी का अपना ईएमएफ होता है ना। ये जो है ये होता है ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो एक्चुअली में इसका क्या मतलब होता है, आगे जाकर हम ज्यादा बढ़िया से समझ पाएंगे, है ना। ये कहा तो गया है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, एक्चुअली में एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है, या कह सकते हैं कि ये वर्क को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहां पर उसके बारे में ज्यादा जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि जैसे कोई बैटरी कहा गया कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट का मतलब है कि वो 12 वोल्ट जो है वो इसका ईएमएफ है बैटरी का, ठीक है। उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि चेंज करता रहता है। जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता रहता है ना। यहाँ पर ये जो सर्किट मैंने बनाया है, इस सर्किट में ये तो बैटरी हो गया, और ये जो रेजिस्टेंस है उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। बैटरी के अंदर का पार्ट ये हो गया और बैटरी के बाहर का पार्ट ये हो गया। तो ये जो बाहर वाला है इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट, है ना। ये हो गया एक्सटर्नल सर्किट, और ये बैटरी के अंदर का हो गया, ये इंटरनल पार्ट हो गया बैटरी का, ठीक। तो एक्सटर्नल सर्किट में एक रेजिस्टेंस हमने जोड़ा है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इंटरनल पार्ट में बैटरी के अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो स्मॉल आर है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ई क्या है, ये है ईएमएफ ऑफ द बैटरी, मतलब बैटरी का वोल्टेज। कहते हैं कि 10 वोल्ट की बैटरी है, यानी उसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, ठीक। अब जब कभी बैटरी डिस्चार्ज होता है, कहा गया व्हेन बैटरी गेट्स डिस्चार्ज्ड इट्स ईएमएफ डू नॉट चेंज। मतलब 10 वोल्ट की बैटरी है तो डिस्चार्ज होने के बाद भी 10 वोल्ट ही जो है उसका ईएमएफ रहेगा, लेकिन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, बट इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी हाई।
इतना ज्यादा हो सकता है, इतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है कि करंट जीरो फ्लो करने लगता है। जैसे इसमें आप देखेंगे कि करंट निकालना हो तो क्या करेंगे, ये एक तरह से वोल्टेज बताता है, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस R प्लस R, दो रेजिस्टेंस है, तो ये करंट फ्लो करना चाहिए। लेकिन जब R को बहुत ही लार्ज कर देंगे, मतलब एक तरह से कहें कि इन्फिनिटी कर देंगे हम लोग, तो करंट जीरो हो जाएगा, है ना। मतलब ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके रिलेटिव में बहुत बड़ा हो गया यार, है ना, बहुत बड़ा हो गया तो क्या होगा, ये करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। और इसलिए कह सकते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया, लेकिन बैटरी का वोल्टेज चेंज नहीं हुआ है, बैटरी का ईएमएफ चेंज नहीं हुआ है। ठीक, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू निगेटिव प्लेट, है ना। मतलब कि बैटरी के दो प्लेट्स हो जाते, देखेंगे यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट दिखाया गया है, एक निगेटिव प्लेट दिखाया गया है। तो पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट से हमेशा हाई पोटेंशियल पर होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट किधर भी जाए, चाहे लेफ्ट से राइट में जाए, राइट से लेफ्ट में आए, दोनों ही केस में पॉजिटिव प्लेट हायर पोटेंशियल पर होता है ना। आगे यहां पर लिखा गया है इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा तो भी ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा तो भी ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है। करंट के डायरेक्शन पर बैटरी का प्लेट्स का पोटेंशियल चेंज नहीं होता या डिपेंड नहीं करता, है ना, क्योंकि बैटरी क्या है, बैटरी तो मेन सोर्स है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है ना, और इसीलिए उसका पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्किट को सोल्व करने के लिए। तो एक पॉइंट ये हो गया जो याद रखना है हमें। उसके बाद अगला पॉइंट है, कहा गया व्हेन बैटरी इज बीइंग डिस्चार्ज करंट इन एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी टू इट्स निगेटिव प्लेट। अगर कोई बैटरी डिस्चार्ज हो रहा हो, है ना, जैसे वही वाला सर्किट मैं दोबारा बनाता हूं, ये बैटरी है। अगर किसी सर्किट में एक सिंगल बैटरी जोड़ेंगे तो हमेशा ही वो बैटरी डिस्चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज होने के लिए कहीं से एनर्जी आना चाहिए। अगर बैटरी चार्ज होने लगेगा इसका मतलब कोई दूसरा बैटरी उसके साथ में जोड़ा गया होगा जिससे कि वो एनर्जी ले रहा होगा, है ना। अगर सिंगल बैटरी है तो वो चार्ज नहीं हो सकता, वो हमेशा डिस्चार्ज होगा। तो ये जो बैटरी है, एक बैटरी हमने जोड़ा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है। इसका पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट बड़ा प्लेट से दिखाया जाता है और निगेटिव प्लेट छोटा दिखाया जाता है ना। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। जैसा कि मैंने बताया ये बैटरी है अपना, है ना। तो एक्सटर्नल सर्किट कौन सा होगा, ये एक्सटर्नल सर्किट है। तो यहां पर क्या बताया गया कि अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रहा हो, अकेला बैटरी है तो डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो डिस्चार्ज हो रहा हो तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा और निगेटिव प्लेट में इंटर करेगा, यानी एक्सटर्नल सर्किट में ऐसे करंट फ्लो करेगा, है ना। एक बार फिर से पढ़ते हैं, व्हेन बैटरी इज बीइंग डिस्चार्ज करंट इन एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट, यहां से ऑफ बैटरी टू निगेटिव प्लेट। एक्सटर्नल सर्किट ये है, एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव प्लेट से निकल के निगेटिव प्लेट की तरफ करंट जाता है, जबकि इंटरनल में बात करेंगे तो उल्टा होता है। अंदर देखेंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो हमने इंटरनल की बात नहीं की, हमने एक्सटर्नल सर्किट में बात किया है। एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव प्लेट से निकल के निगेटिव में इंटर करेगा, ये ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, व्हेन बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड करंट इन एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज फ्रॉम निगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी टू इट्स पॉजिटिव प्लेट। इसका जस्ट उल्टा केस हो गया, है ना। उल्टा केस क्या हो गया कि जैसे यहां भी एक सर्किट बना लेते हैं, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक बैटरी और लगा देता हूं मैं। एक्चुअली में क्या है कि एक सिंगल बैटरी चार्ज हो नहीं सकता, जैसा कि मैंने बताया। अगर एक चार्ज हो रहा है तो कोई एक दूसरा वोल्टेज का, दूसरा हायर वोल्टेज का बैटरी चाहिए जो कि एनर्जी उसको सप्लाई कर रहा होगा। जो बैटरी चार्ज हो रहा है उसके पास एनर्जी आ रहा होगा, और एक बैटरी चाहिए जो उसको एनर्जी दे रहा होगा, है ना। तो जो बैटरी एनर्जी दे रहा होगा वो डिस्चार्ज हो रहा होगा, और जो एनर्जी ले रहा होगा वो चार्ज हो रहा होगा। तो यहां पर मैं दो बैटरी लगाऊंगा, है ना। एक बैटरी जो चार्ज हो रहा है,
ठीक है। ये मैंने 50 वोल्ट का बैटरी लगाया है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। इस बैटरी का भी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, इसका भी कुछ मैं 2 ओम कुछ लिख देता हूं, है ना। तो ये हो सर्किट है। अब इसमें देखेंगे कि ऐसे करंट फ्लो कराएंगे तो ये डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इसके पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव में एंटर करेगा। अगर ऐसे करंट फ्लो कराएंगे तो ये डिस्चार्ज होगा, इसके पॉजिटिव से निकल के इसके नेगेटिव एंटर करेगा। एक टाइम पे एक ही इसमें से डिस्चार्ज हो सकता है, दोनों डिस्चार्ज नहीं हो सकता, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बैटरी इस तरह से जोड़े गए हों कि एक चार्ज होगा एक डिस्चार्ज होगा, तो हमेशा हायर वोल्टेज वाला बैटरी डिस्चार्ज होना चाहिए। तो ये 10 वोल्ट का है 50 वोल्ट का है, मतलब हायर वोल्टेज वाला एनर्जी दे रहा होगा, उसके पास एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी देगा। तो 50 वोल्ट वाला जो बैटरी है ये डिस्चार्ज होगा, तो इसमें से करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए, इसके पॉजिटिव से निकलेगा। इस बैटरी के लिए एक्सटर्नल सर्किट कौन सा है, ये। तो इसके एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलेगा और इसके निगेटिव में इंटर करेगा, तो ये तो डिस्चार्ज हो रहा है। ये वाला जो बैटरी है ये एक्चुअली में चार्ज हो रहा है। तो जब ये चार्ज हो रहा होगा तो क्या होगा देखेंगे, इस बैटरी के लिए एक्सटर्नल सर्किट ये हुआ, तो इस बैटरी के लिए एक्सटर्नल सर्किट में करंट कहां से जा रहा है, निगेटिव प्लेट से करंट निकल रहा है और पॉजिटिव में इंटर कर रहा है। तो यही पॉइंट यहां पर बताया गया है थर्ड पॉइंट में, कि जब कोई बैटरी चार्ज हो रहा हो तो एक्सटर्नल सर्किट में उसके निगेटिव प्लेट से करंट निकल करके पॉजिटिव में इंटर करता है, जबकि चार्ज हो रहा हो तो उल्टा होता है, चार्ज हो रहा हो तो पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव में इंटर करता है, ठीक। ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। तो फोर्थ पॉइंट में कहा गया है करंट थ्रू रेजिस्टर्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये तो बैटरी का बात हो गया था। अब आते हैं रेजिस्टेंस पर, है ना। एक्चुअली में आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे 12th में कि कैपेसिटर नाम का भी एक एलिमेंट होता है, एक इंडक्टर भी होता है। तो मैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस के लिए बता रहा हूँ वो कैपेसिटर इंडक्टर के लिए भी वैलिड होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो मैं रेजिस्टर के बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर कोई रेजिस्टर है ना, उसका अपना रेजिस्टेंस होगा, तो यही रेजिस्टेंस ये है R और ये है R। बैटरी के बारे में मैंने बताया कि पॉजिटिव प्लेट हमेशा हायर पोटेंशियल पर होता है, निगेटिव प्लेट हमेशा लोअर पोटेंशियल पर होता है, चाहे करंट कैसे भी फ्लो कर रहा हो, चाहे इधर से इधर या इधर से इधर, ठीक। लेकिन रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस में करंट ऐसे फ्लो करता है, जैसे मान लेते हैं इधर से करंट फ्लो कर रहा है तो हमेशा हाई से लो की तरफ करंट फ्लो करता है। इसका मतलब रेजिस्टेंस के क्रॉस ये हायर पोटेंशियल होगा और ये वाला साइड लोअर पोटेंशियल होगा। सेम रेजिस्टेंस है, अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा हो रहा है ऐसे, इसका मतलब ये वाला साइड हायर पोटेंशियल होगा और ये वाला साइड लोअर पोटेंशियल होगा, है ना। तो रेजिस्टर के क्रॉस हमेशा करंट हायर से लोअर की तरफ जाता है। करंट ऐसे जा रहा है तो ये हायर ये लोअर, करंट ऐसे जा रहा है तो ये हायर और ये लोअर। मतलब इनकी पोलरिटी की बात करें, पोलरिटी का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव साइड या हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल वाले साइड, है ना। तो इनकी पोलरिटी की बात करें तो वो करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है ना, रेजिस्टेंस के केस में। जबकि बैटरी के केस में पोलरिटी करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये सोर्स है, ये सोर्स है जो पोटेंशियल क्रिएट करता है। ये सोर्स नहीं है, ये लोड कहलाते हैं। लोड का मतलब जो है ये एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इसलिए इनको लोड कहा जाता है ना। तो लोड जो है जैसे रेजिस्टेंस है या कैपेसिटर या इंडक्टर जो भी कहें, हम आगे हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में। तो उसमें करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सा साइड हाई पोटेंशियल होगा, कौन सा लो पोटेंशियल होगा। ये याद रखना है कि करंट जो है रेजिस्टर के क्रॉस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अगर इतनी बातें हम ध्यान में रखेंगे तो सर्किट का कोई भी प्रॉब्लम हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहूंगा, जैसे देखेंगे यहां पर मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है ना। ये सर्किट का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, ये जो भी सारे कॉन्सेप्ट यहां पर हमने सीखा है उसको यूज करके। देखें यहां पर सर्किट में 3 बैटरी और 5 रेजिस्टेंस दिखाए गए हैं। यहां पर एक बैटरी है 10 वोल्ट का, है ना, एक 5 वोल्ट का बैटरी है, ये भी 5 वोल्ट का बैटरी है,
ठीक, और कई सारे रेजिस्टेंसेज हैं। तो पहला चीज हमें ये देखना होगा कि करंट इसमें किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। देखेंगे कि ये 10 वोल्ट का बैटरी और ये 5 वोल्ट का बैटरी, इनकी पोलरिटी ऐसी है कि जब अगर करंट में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराऊं तो ये दोनों डिस्चार्ज होंगे। एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराने पर ये दोनों डिस्चार्ज होंगे। दोनों के लिए, इसके लिए भी पॉजिटिव से करंट निकल कर निगेटिव इंटर कर रहा है, इसके लिए पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव इंटर कर रहा है। लेकिन ये जो बैटरी है इसके लिए पॉजिटिव में इंटर करेगा, निगेटिव से बाहर निकलेगा। तो ये दोनों तो डिस्चार्ज होंगे, ये चार्ज हो रहा होगा। चार्जिंग के केस में निगेटिव से निकलता है एक्सटर्नल में और पॉजिटिव में इंटर करता है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराने में क्या हुआ, ये 10 वोल्ट का बैटरी और ये 5 वोल्ट का बैटरी दोनों सेम जैसे एक जैसे हैं, तो इनको ऐड कर सकते हैं। कह सकते हैं कि 15 वोल्ट की बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है और 5 वोल्ट का बैटरी चार्ज हो रहा है। तो ये पॉसिबल है। ज्यादा वोल्टेज वाला बैटरी डिस्चार्ज होना चाहिए हमेशा, कम वोल्टेज वाला चार्ज होना चाहिए। अगर मैं क्लॉकवाइज फ्लो कराऊंगा तो उल्टा होने लगेगा। क्लॉकवाइज फ्लो कराने से ये वाला डिस्चार्ज होने लगेगा, ये दोनों चार्ज होने लगेंगे। तो कम वोल्टेज का बैटरी ज्यादा वोल्टेज की बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता, है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इसमें नहीं फ्लो करेगा। ठीक, तो जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का आएगा, है ना। पहला चीज तो ये हो गया। हालांकि आप डायरेक्शन करंट का किसी भी डायरेक्शन मान ले, आंसर अपना सही आएगा। तो पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज मान लेता हूं, है ना, और मान लेता हूं कि आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, तो किसी भी पॉइंट चलते हैं, जैसे ये पॉइंट है, मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है एक्स, है ना, और मैं सर्किट में घूमता हूं ऐसे, यहां का एक्स है। ये वायर्स होते हैं ना, वायर का पोटेंशियल हम लोग मानते हैं कि सेम है, यहां से यहां तक सेम है। ठीक, अब इसके आगे जाऊंगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। जैसा कि मैंने बताया, रेजिस्टर में करंट जो है हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। तो करंट इधर जा रहा है, यानी ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो यहां का पोटेंशियल हमने माना है x, है ना, यहां से यहां तक x है। लो की तरफ जाएंगे तो घटाना पड़ेगा, तो इस x में से मैं माइनस करता हूं। रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ओम्स लॉ से, V = I × R। तो I × R यहां का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यहां से इधर जाने पर कितना घटेगा, I × R। I × R है 1, तो I × 1, इतना से यहां पर पोटेंशियल घट करके यहां का आ गया, यहां का पोटेंशियल आ गया। यहां से यहां तक देखेंगे सेम पोटेंशियल होगा क्योंकि वायर है। अब यहां से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल फिर घटेगा, क्योंकि मैंने बताया कि बैटरी का ये जो बड़ा सा प्लेट है ना, पॉजिटिव प्लेट, ये हायर पोटेंशियल पर होता है, करंट चाहे किधर भी फ्लो करे। और ये छोटा वाला यानी निगेटिव प्लेट लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो ये हाई है, ये लो है। हम यहां से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो इसमें से घटाएंगे। कितना घटाएंगे, चूंकि ये 5 वोल्ट का ईएमएफ दिया है तो 5 वोल्ट से कम हो जाएगा वहां से उधर जाएंगे तो। ठीक है, तो यहां आ गए, यहां से यहां तक सेम पोटेंशियल होगा, है ना। अब फिर रेजिस्टर आ गया। रेजिस्टर में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे। तो करंट के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है रेजिस्टर में। तो करंट ऐसे जा रहा है, ये हायर और ये लो। तो यहां से इधर जाने पर फिर से घटाएंगे पोटेंशियल, तो माइनस करूंगा कितना, I × R। फिर से रेजिस्टर है तो पोटेंशियल डिफरेंस IR से चेंज होगा। तो I यही रहेगा, सीरीज में है सारे, सेम करंट जा रहा है। तो I × R है 4 ओम, I × 4, है ना। ये आ गया यहां का पोटेंशियल। अब यहां से IR माइनस किया तो यहां का निकल गया पोटेंशियल। अब यहां से यहां तक सेम पोटेंशियल है। फिर जा रहे हैं रजिस्टर में, यहां से इधर जा रहे हैं, तो रजिस्टर में फिर करंट इधर ही जा रहा है, यानी ये हायर ये लोअर। तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर से घटाएंगे। कितना घटाएंगे, माइनस I × R, I × 3, I × 3 माइनस कर देंगे। यहां तक आ गए, यहां से यहां तक सेम पोटेंशियल होगा। इसके आगे जाएंगे तो फिर से घटाएंगे, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है। तो माइनस I × 2 ओम, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आ गया। यहां आ गए, अब यहां से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, ये रेजिस्टर नहीं है, बैटरी है, और बैटरी का ये निगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट। निगेटिव हमेशा लोअर पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव हमेशा हायर पोटेंशियल होता है। तो यहां से इधर जा रहे हैं तो लोअर से हायर जा रहे हैं, तो ऐड करेंगे तब हायर वाला आएगा। तो इसमें ऐड करेंगे कितना, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का बैटरी है तो 10 वोल्ट ऐड कर देंगे, है ना।
यहां आ गए, यहां से यहां तक सेम पोटेंशियल है, सिंपल वायर है। इसके आगे आएंगे तो रेजिस्टेंस अब आ गया, तो रेजिस्टेंस में करंट इधर फ्लो करता है उधर पोटेंशियल घटता है, तो ये हायर और इधर लोअर हो गया, है ना। तो करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटता है, तो फिर से माइनस करेंगे कितना, I इंटू आर, तो I इंटू R1 है, यहां पर I इंटू R1 है। करंट पूरे सर्किट में एक ही फ्लो कर रहा है ना, कहीं दूसरी जगह जा नहीं रहा, इसलिए हर जगह I का वैल्यू मैं एक ही ले रहा हूं। अब यहां आ गए, यहां से यहां तक सेम होगा, इसके आगे जाएंगे तो फिर बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ये बैटरी है, रजिस्टर नहीं है, करंट के डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं इसका, तो चाहे यहां भी चाहे यहां भी चाहे करंट के डायरेक्शन से नहीं लेना देना, बस देखना है कि ये निगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो निगेटिव लोअर पोटेंशियल पर होता है, पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पर होता है, तो यहां से पॉजिटिव तक जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना। तो इसमें ऐड कर देंगे 5 वोल्ट, इसका ईएमएफ 5 वोल्ट दिया है, तो यहां आ गए, यहां से यहां तक सेम पोटेंशियल होगा, तो इसका मतलब जो भी आया मिला करके सब x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखें, ये इक्वलिटी साइन के लेफ्ट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में एक x है ना, एक x है, माइनस I वाले टर्म को इकट्ठा करते हैं, यहां पर -I, -4I, -3I, -2I और -I, I वाले कितने हो गए, 1 और 4, 5 और 3, 8, 2, 10, 1, 11, तो -11I हो गया इधर, है ना। और ये है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट ये रह गया, 10 वोल्ट ये 15 वोल्ट हो गया, है ना। तो ये यहां पर, है ना, ये -5 है, +10 और +5 ऐसे है ना। तो कितना हो जाएगा इनको, मतलब 10 और +15 और -5 +10 हो गया ये एक्चुअली में, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में x, तो x और x देखेंगे कैंसिल हो गया, तो इसको सोल्व करेंगे, 10 इज इक्वल टू 11I, तो I जो आएगा ये आएगा 10/11 एम्पियर, ठीक है। तो इस सर्किट में आप देखेंगे कि एक एक पॉइंट का पोटेंशियल हमने फाइंड किया, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए एक एक पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करके हम लोग करंट का वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत थी वो इंफॉर्मेशन हमने जो है वो पढ़ लिया है, अब हमें वो चीजें समझ में आ चुकी है। तो अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे तो उस सर्किट को किस तरह से सोल्व करेंगे, उस सर्किट में करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, किसी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, या उस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ये जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि रेजिस्टर्स को किस तरह से जोड़ा जा सकता है, कितने तरीके के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो पॉसिबल है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने मेंशन किया हुआ है कि बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स आर पॉसिबल, 2 तरीके के बेसिक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एक कॉम्बिनेशन होता है उसको कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है उसको कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे यहाँ जो डायग्राम बनाया गया है उसमें 3 रेजिस्टर्स दिखाए गए हैं, ये तीनों रेजिस्टर जो हैं वो सीरीज में जोड़े गए हैं। तो सीरीज में क्या दिख रहा है हमें कि एक रेजिस्टर का एंड जो है दूसरे रेजिस्टर से जुड़ा हुआ है, दूसरे का तीसरे से, अगर चौथा होता तीसरे का चौथे से, चौथे का पांचवा से, ऐसे जुड़े होते, है ना। और फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो एक बैटरी से होते हुए पहले वाले से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत क्या है, खासियत ये है कि जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टर से इक्वल करंट जाता है ना। तो यहां पर आप देखेंगे मेंशन किया हुआ है करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स आर इक्वल, करंट इक्वल जाएगा, मतलब मैं कहता हूं कि अगर यहां से I करंट जा रहा है तो इस रेजिस्टर से भी उतना ही करंट जाएगा और इस रेजिस्टर से भी उतना ही करंट जाएगा। आगे लिखा हुआ है बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर्स आर डिफरेंट, है ना। लेकिन अगर इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट हो सकता है।
अगर ये रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट आएगा, है ना। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये हमेशा याद रखना जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग जो है सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे या उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो क्या बताया गया, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर्स आर डिफरेंट, है ना। तो यहां पर मैंने मान लिया कि आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। तो पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था कि इस सर्किट में किस तरह से हम लोग करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। एक पॉइंट से शुरू करके दूसरे पॉइंट तक किस तरह से पोटेंशियल हम लोग पता करते थे, वही तरीका यहाँ भी लगाएंगे, है ना। तो चूंकि यहाँ से आई करंट गया है तो आई करंट ऐसे यहाँ पर फ्लो कर रहा होगा। क्योंकि एक सिंगल बैटरी है तो सिंगल बैटरी डिस्चार्ज होता है हमेशा, है ना। और इसलिए उसके लिए उस बैटरी के लिए एक्सटर्नल सर्किट में करंट जो है पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा और निगेटिव में इंटर करेगा, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो 0 है। मैं 0 x a b कुछ भी ले सकता हूँ, वो गायब हो जाता है ना। उसका इफेक्ट गायब हो जाता है क्योंकि हमें हमेशा डिफरेंस निकालना होता है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल जो है मैंने 0 मान लिया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोटेंशियल जो है वो 0 ही रहेगा क्योंकि ये सिंपल कंडक्टिंग वायर है, नॉन जीरो रेजिस्टेंस, मतलब जीरो रेजिस्टेंस वाला वायर है ना। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 माना जाता है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया, तो जहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ओम्स लॉ से। किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है I इंटू आर, ओम्स लॉ से, है ना। तो यहाँ पर भी डिफरेंस आएगा कितना, I इंटू R1। यहाँ पर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R2। यहाँ पर आएगा I इंटू R3। और मैंने जैसा कि बताया था पिछले क्लास में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे कि रेजिस्टर्स जो होते हैं उनके अक्रॉस जो करंट है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो करंट ऐसे जा रहा है, मतलब इधर जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में जाने पर, करंट के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 है तो इधर जाएंगे तो और कम होगा, यानी कि निगेटिव में जाएगा। तो इसमें से मैं माइनस करूंगा कितना, IR। यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है इतना, तो मैं IR1 माइनस कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं IR1। अब यहाँ का पोटेंशियल आ गया, यहाँ से यहाँ तक सेम पोटेंशियल रहेगा, लेकिन जैसे इसके आगे जाएंगे तो फिर डिक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टर आ गया। तो यहाँ से इधर जाने पर डिक्रीज होगा क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। तो कितना से डिक्रीज होगा, I इंटू R2 से। तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक फिर से सेम पोटेंशियल होगा, इसके आगे जाएंगे तो फिर से डिक्रीज होगा। कितना से डिक्रीज होगा, IR3 से, IR3। अब यहाँ आ गए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम पोटेंशियल होगा। इसके आगे जाएंगे तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो निगेटिव प्लेट है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल पर होता है और पॉजिटिव प्लेट यानी बड़ा वाला प्लेट हमेशा हायर पोटेंशियल पर होता है। तो इसके रिलेटिव में ये हायर पोटेंशियल पर है। तो यहाँ से अगर इधर आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ तक का हमें पोटेंशियल तो पता चल गया है, ये पोटेंशियल जो है वो यहाँ का है, यहाँ का निकाला था हमने, यहाँ से यहाँ तक सेम है। इसके आगे जाएंगे तो बढ़ेगा, तो बढ़ाएंगे, ऐड कर देंगे, कितना से, जो EMF दिया हुआ है उतना से बढ़ जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल आ गया। और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है ना। तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो इसको मैं कर दूंगा 0 के इक्वल। अगर मैं यहाँ x भी रखता तो यहाँ भी लास्ट में x आता, x और x कैंसिल हो जाता। मैं यहाँ का a रखता तो घूम कर वापस आता तो यहाँ भी a आता, तो a और a कैंसिल हो जाता, है ना। तो मैं किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल 0 ले सकता हूँ और वहाँ से घूम कर जब वापस आऊँगा तो फिर से वहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो E है, E आ जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। एक इक्वेशन जो है यहाँ से ये आ गया, ठीक। अब हम चाहते हैं कि इन तीनों रेजिस्टेंस के बदले में केवल एक रेजिस्टेंस रखें, यानी एक इनके बदले में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रखें। तो उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस सर्किट के बदले में एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करता हूँ, है ना।
इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा, बेसिकली तीनों रेजिस्टेंस के बदले में मैं एक रेजिस्टेंस रखूंगा, है ना। तीनों के बदले में एक बैटरी जो है एग्जैक्टली वही वाला बैटरी है जो कि यहां हमने लिया था। तो बैटरी का ईएमएफ उतना ही रखेंगे। तीनों रेजिस्टेंस के बदले में एक रेजिस्टेंस रखा हमने, जिसको मैं लिखता हूं आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इन तीनों का इक्विवेलेंट है वो, है ना। इक्विवेलेंट इस मामले में कि ये तीनों जितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे उतनी ही एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। इनकी वजह से जो करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा होगा उतना ही करंट यहां भी फ्लो करेगा, इसलिए ये इक्विवेलेंट है ना। तो यहां पर भी हम लोग आई करंट फ्लो कराएंगे जो कि इस ओरिजिनल सर्किट में फ्लो कर रहा था, है ना। तो इसमें देखेंगे, अगर इसमें भी आपके चौथ लगाकर देखें तो क्या आएगा, यहाँ का 0 है तो यहाँ का भी 0 होगा। अगर यहाँ का 0 ले लेते हैं, अगर यहाँ का मैं 0 कहता हूँ तो यहाँ भी 0, सेम पोटेंशियल दोनों पर। अगर यहाँ का ई लूंगा, है ना, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, ठीक। यहाँ से इधर आएंगे तो ई से बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल वाला प्लेट है, ये हायर पोटेंशियल प्लेट है। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर ई माना जाएगा तो यहाँ का भी ई होगा। तो देखेंगे कि इस बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी है। तो मैं लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है E और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है I इंटू आर मतलब कि आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो एक ये वाला इक्वेशन है और एक ये वाला इक्वेशन है ना। जो पहला इक्वेशन है मैं उसको लिखता हूं I इज इक्वल टू E इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये पहला वाला इक्वेशन है जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इक्वेशन फाइंड किया था E इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। तो सेम इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा है E इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं, है ना, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये R इक्विवेलेंट जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे हर रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक। इसके बाद आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जो दूसरा वाला कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ा गया आप देखेंगे। यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हमने, 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं यहाँ पर। तीनों रेजिस्टेंस का एक साइड जो है एक पॉइंट पर जुड़ा है और दूसरा साइड जो है तीनों का एक जगह पर जुड़ा हुआ है। तो इससे होगा क्या कि तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का भी 0 होगा। यहाँ से यहाँ तक 0 ही है, इसके आगे जाएंगे तो बढ़ जाएगा पोटेंशियल, कितना से, बाय अमाउंट E। यहाँ अगर 0 है तो यहाँ का E होना चाहिए क्योंकि यहाँ का डिफरेंस E होता है। अगर यहाँ का E है तो यहाँ भी E होगा और यहाँ भी E होगा। तो देखेंगे कि जो बैटरी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस R1 पर भी है, उतना ही R2 पर भी है, उतना ही R3 पर भी है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या ध्यान में रखना है कि जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। यहाँ पर लिखा भी गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स आर इक्वल, ठीक, बट करंट थ्रू डिफरेंट रेजिस्टर्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल है, करंट इक्वल नहीं है, करंट डिफरेंट होगा। सीरीज में क्या था, वहां पर इसका जस्ट उल्टा था, वहां पर करंट इक्वल था, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट था, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट लिखाया है इसको डिफरेंट तरह की एक्टिविटी से पता किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट करके पता किया जा सकता है
कि इस कॉम्बिनेशन में जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्यों इक्वल होता है ना। हालांकि मैंने रीजन तो यहाँ बता दिया है, एक्सपेरिमेंटली आप चेक कर सकते हैं ये वोल्ट मीटर यहाँ पर जोड़ करके, है ना, कि वैल्यू जो है पोटेंशियल डिफरेंस का तीनों के क्रॉस सेम आएगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ बताया उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें फाइंड करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर इन तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, ई के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर फाइंड करूंगा E इज इक्वल टू, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मैं मान लेता हूं कि यहां से I करंट गया, ठीक, यहां से I करंट गया तो यहां से निकल गया I1, यहां से गया I2 और यहां से गया I3। क्योंकि ये कहा गया है कि करंट तो डिफरेंट हो सकता है, तो हमने तीनों में डिफरेंट करंट ले लिया, I1, I2, I3, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पर तो E है, वही पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों के क्रॉस भी होना चाहिए। इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो आएगा I1 इंटू R1। करंट यहाँ से I1 जा रहा है, रेजिस्टेंस R1 है, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इंटू आर मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। उसी तरह से R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा I2 इंटू R2, है ना। R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा I3 इंटू R3। तो तीनों रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E के इक्वल है ना। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, I1 की वैल्यू पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, E को I1 R1 के इक्वल लिखेंगे, तो यहां से I1 का वैल्यू आएगा E बाई R1। उसी तरह से, है ना, उसी तरह से E इज इक्वल टू I2 R2 भी लिख सकते हैं। तो यहां से I2 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा E डिवाइडेड बाई R2, है ना, ये आ जाएगा। फिर E इज इक्वल टू I3 R3 भी यूज कर सकते हैं, ये अलग इक्वेशन है। तो यहां से I3 का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा E बाई R3, E बाई R3, ठीक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना, और चार्ज को कभी प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। होता क्या है कि जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है। चार्जेस को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है ना, और फिर उनको वापस अलग भी करा जा सकता है ना। तो किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है। चार्ज कंजर्वेशन की बात करें तो चार्ज से ही करंट रिलेटेड होता है ना। अगर मैं ये कहूं कि ये जो जंक्शन है यहां पर पहले चार्ज अगर 0 था तो जितना चार्ज आया होगा उतना ही चार्ज यहां पर गया होगा, क्योंकि यहां चार्ज अगर पहले 0 था तो बाद में भी 0 रहना चाहिए, है ना। किसी भी जंक्शन पर जितना चार्ज आएगा उतना ही बाहर जाना चाहिए, क्योंकि पहले जितना चार्ज यहाँ था उतना रहना चाहिए। अगर 1 कूलम चार्ज था पहले से तो 1 कूलम बाद में भी बना रहेगा, बाद में बना रहेगा। इससे मतलब कैसे कर सकते हैं, वो तभी सही हो सकता है जब जितना करंट आया उतना बाहर निकल जाए, तो जो पहले चार्ज था वो उतना बना रहेगा। तो इसमें इनकमिंग करंट है I और आउटगोइंग है I1, I2, I3। तो मैं ये लिख सकता हूं चार्ज कंजर्वेशन से, बाई चार्ज कंजर्वेशन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बाई चार्ज कंजर्वेशन, ठीक। तो यहां पर जो I1 है, I1 का वैल्यू देखेंगे आया है E बाई R1, I2 का वैल्यू यहां से आया है E बाई R2 और I3 का वैल्यू आया है यहां पर E बाई R3, ठीक है। तो इसमें से E कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो I इज इक्वल टू इतना आ गया, ये आ गया पहला इक्वेशन, ठीक। अब चूंकि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाए। जैसे यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था तो वैसे यहाँ भी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस के बदले में केवल एक रेजिस्टेंस रखेंगे, है ना। तो ये मैं यहाँ बना देता हूँ, जैसे
तीनों रेजिस्टेंस के बदले में एक रेजिस्टेंस रखा और वही वाली बैटरी रखा जो यहाँ रखा था, है ना। इन तीनों के बदले में एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, जिसको मैं कह देता हूँ आर इक्विवेलेंट, यानी तीनों के बदले में जो रेजिस्टेंस आएगा। ये जो बैटरी है वही बैटरी है तो सेम ईएमएफ आना चाहिए। चूंकि इनका इक्विवेलेंट सर्किट है तो जितना करंट यहाँ फ्लो कर रहा था बैटरी से उतना ही करंट यहाँ भी फ्लो करना चाहिए आई, तभी कहेंगे कि इक्विवेलेंट सर्किट है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का सेम है, यहाँ का सेम है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के क्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ E इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ये आ गया दूसरा इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। अगर इन दोनों को आप सोल्व करें, है ना, इन दोनों को आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा करते हैं यहाँ से I का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से I का वैल्यू आएगा E बाई आर इक्विवेलेंट, है ना। तो यहाँ पर आया है I का वैल्यू E बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर I का वैल्यू क्या आया है E इंटू 1 बाई R1, E इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये आ गया। तो देखेंगे कि यहाँ से E और यहाँ से E कैंसिल हो गया, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहाँ से R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड करना हो तो क्या करना है, R1, R2 और R3 को ऐड कर देना है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से ऐड करना है, उल्टा करके 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। एक बार ये निकल जाए 1 बाई आर इक्विवेलेंट, इसको उल्टा करके R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो कॉम्बिनेशन जो है ये बेसिक कॉम्बिनेशन है ना। और क्या हो सकता है कि इसमें ये जो दो कॉम्बिनेशन है इनको मिक्सिंग करके एक नया कॉम्बिनेशन ही बनाया जा सकता है। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है जिसमें कि सीरीज और पैरेलल दोनों तरह के कॉम्बिनेशन बनाए गए हों, ठीक। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जो कि सर्किट से रिलेटेड होंगे। जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल है, इसमें 4 रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है। हमें बताना है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। जो सिस्टम है 4 रेजिस्टेंस का, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, है ना। तो देखेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ये चारों रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं। ये जो वायर है एक्चुअली में एक कंडक्टर है, इसका अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ भी ये वायर है, इसका अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 0 रेजिस्टेंस वाले ये वायर है। तो पूछा गया है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको सोल्व करने के लिए अगर आपको डायरेक्टली सीरीज और पैरेलल नहीं दिख रहा हो तो क्या करना चाहिए, जिस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होता है उनको ज्वाइंट करके एक पॉइंट बनाया जा सकता है। जैसे मैं कहता हूं कि ये जो पॉइंट है ये ए है, तो यहां से यहां तक आप देखेंगे कि कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, तो यहां से यहां तक सेम पोटेंशियल होगा। तो मैं इसको भी पॉइंट ए कह देता हूं, ठीक। ये जो पॉइंट है इसको मैं पॉइंट सी कह देता हूं। तो देखेंगे कि यहां से यहां तक ये कंडक्टिंग वायर से जुड़ा है, इसका भी पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सी का होगा, तो इसको भी सी कह दूंगा। अब देखेंगे कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं, चारों रेजिस्टेंस ए, बी और सी इन्हीं के बीच में जुड़े हुए हैं। तो मैं यहां पर दिखाऊंगा, एक है पॉइंट ए, एक है बी और एक है सी, है ना। ऐसे दिखाते हैं, ये है पॉइंट ए, ये है सी और ये हो गया बी। तो देखेंगे कि ये जो रेजिस्टर है वो पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में जुड़ा है। तो मैं ए और सी के बीच में यहां पर
एक रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा। ये वाला रेजिस्टेंस देखेंगे C और A के बीच में ये भी जुड़ा हुआ है, तो यहां पर भी एक और रेजिस्टेंस दिखा देंगे। ये वाला जो रेजिस्टर है ये भी A और C के बीच में ही जुड़ा हुआ है ना, तो इसको भी इस तरह से A और C के बीच में जोड़ देंगे। ये वाला रेजिस्टर है वो C और B के बीच में जुड़ा हुआ है, तो ये है पॉइंट C और ये है पॉइंट B, तो ये यहां पर आकर के जुड़ेगा। अब आपको ये सारे रेजिस्टेंस जो है सीरीज और पैरेलल में दिख रहे हैं, है ना। जैसे ये 3 है तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, पहले A और C के बीच में निकालना हो तो 1/RAC इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, पैरेलल वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो, है ना। तो ये हो गया 3/R, तो देखेंगे RAC का वैल्यू आएगा R/3, तो यहां से RAC आ गया R/3। अब देखेंगे कि ये अगर पूरा इसको मैं कहता हूं R/3, तो ये R/3 और ये R एक्चुअली में सीरीज में हो गए, है ना। ये R/3 और ये R सीरीज में हो गए, तो सीरीज में इक्विवेलेंट निकालना हो RAV, है ना, यहां से यहां तक निकालना हो तो दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करना होता है ना। तो देखेंगे एक तो था R/3 ये वाला और प्लस ये हो गया R, तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर 4R/3। तो A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आ गया 4R/3, है ना। तो मैं आंसर यहां लिख देता हूं, A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ये आएगा 4R/3। ठीक, अब इसके बाद अगला एग्जांपल पर आते हैं। ये NCERT में सोल्व एग्जांपल के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पर एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें एक कंडक्टर है जिसका अपना रेजिस्टेंस है 4 ओम, एक बल्ब है जिसका अपना रेजिस्टेंस है 20 ओम, एक बैटरी जोड़ा गया है जो 6 वोल्ट का है, ये एमीटर है ना। तो पूछा क्या गया है, इन द गिवन सर्किट फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो देखेंगे ये एंड टू एंड जुड़े हुए हैं दोनों, तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है। जो करंट यहां से जाएगा वही करंट इस पूरे सर्किट में घूमेगा, सब में सेम करंट घूमेगा, और इसलिए ये बैटरी कह लें या दोनों रेजिस्टेंस कह लें सब सीरीज में है यहाँ पर। ठीक है, तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट निकालते हैं R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। R1 4 ओम और R2 20 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 24 ओम, है ना। इसी को हम लोग टोटल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 24 ओम। फिर पूछा गया है करंट थ्रू द सर्किट। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया तो मैं इस सर्किट को कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, इन दोनों के बदले में केवल एक रेजिस्टेंस दिखा सकता हूं मैं, है ना। ऐसे एक रेजिस्टेंस 24 ओम का दिखाऊंगा मैं, बैटरी 6 वोल्ट का है, तो इसमें से करंट कितना जाएगा, एक ही रेजिस्टेंस रह गया, तो करंट जो होता है वो हो जाएगा पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 24, है ना। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 0.25 एम्पियर, इतना करंट फ्लो कर रहा होगा, है ना। तो एक तो आंसर ये हो गया। फिर पूछा गया है यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब एंड 4 ओम कंडक्टर। अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो हमें पता है रेजिस्टर का काम कर रहा है, तो रेजिस्टर के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है IR, ओम्स लॉ से V इक्वल टू I इंटू R। तो I है 0.25 और R है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पर निकालना होगा तो यहाँ भी I इंटू R, I है 0.25 और R है 20, है ना। तो ये हो गया 5 वोल्ट, तो 1 वोल्ट यहाँ पर, 5 वोल्ट यहाँ पर, कुल मिलाकर के 6 वोल्ट हो गया। ठीक, तो ये तीनों जो पार्ट थे वो हमने सोल्व कर लिया। इसके बाद आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। ये एग्जाम्पल भी NCERT में सोल्व एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है। देखेंगे 3 रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में दिख रहे हैं, एक बैटरी है 12 वोल्ट का। तो पूछा क्या गया है, इन द गिवन सर्किट फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो जैसा कि मैंने बताया था
कि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टर के क्रॉस इक्वल आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 12 वोल्ट इज इक्वल टू, अगर ये मान लिया जाए कि यहाँ से I1 करंट जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, यहाँ से I3 जा रहा है और यहाँ से I जा रहा है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I1 इंटू आर, I1 इंटू आर 5 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I2 इंटू आर, मतलब I2 इंटू 10, और यहाँ का आएगा I3 इंटू 30। तो अब यहाँ से अगर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं 12/5, है ना, इसका मतलब हो जाएगा 2.4 एम्पियर। अच्छा, I2 निकालना हो तो इसको 12 से इक्वेट कर देंगे, तो I2 का वैल्यू आएगा 12 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1.2 एम्पियर, है ना। अच्छा, इसके बाद I3, इसको हम लोग किससे इक्वेट करेंगे 12 से, तो I3 का वैल्यू आएगा 12/30, 12/30, 6 से कैंसिल करते हैं, है ना, तो इसको मैं 4/10 भी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर, है ना। ये आ गया तीनों रेजिस्टर के क्रॉस करंट। इसके बाद क्या पूछा गया है, टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट अगर निकालना हो यानी कि I निकालना है, तो I का वैल्यू लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 है 2.4 एम्पियर, I2 है 1.2 एम्पियर और I3 है 0.4 एम्पियर, है ना। तो कुल ऐड करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 + 1 4 एम्पियर का जो है टोटल करंट आएगा, है ना। इसके बाद पूछा गया है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, मतलब इन तीनों के बदले में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो ये होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब तीनों के बदले में हम लोग एक रेजिस्टेंस रखेंगे और वही बैटरी रहेगा 12 वोल्ट का, तो ये R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। करंट जो है टोटल करंट कितना आया है 4 एम्पियर आया है ना। तो R इक्विवेलेंट यहां से निकाला जा सकता है V डिवाइडेड बाई I, V हो गया 12 और I हो गया 4, तो 3 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर आएगा, है ना। ये एक्चुअली हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, R = V/I, V = IR होता है, तो यही वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये बैटरी का वोल्टेज और ये करंट, है ना। तो ये एक तरीका हो गया, इस तरह से हमने सोल्व किया था। लेकिन अगर हम लोग वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, जो थोड़ा देर पहले हमने डिराइव किया था, तो देखते हैं क्या 3 ओम आता है क्या। जो फॉर्मूला हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए डिराइव किया था वो था 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखते हैं इससे क्या 3 ओम आता है ना। तो 1/R1 जो है वो है 5, R2 है 10 और R3 है 30, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग LCM ले सकते हैं 30, है ना। तो ये हो जाएगा 6 + 3 + 1, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर है 30 और न्यूमरेटर जो है वो 10 है ना। चूंकि यहाँ पर हम लोग उल्टा करेंगे R इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो उसको भी उल्टा कर देंगे, 30 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से आ जाएगा 3 ओम, है ना। तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट ये आ गया, और जो इनडायरेक्ट तरीका है जो डेरिवेशन हमने किया था उस तरीके से भी ये 3 ओम ही आया है।